जिन्ना इंक्लूडेड हैव नेवर हैड अ विजन। मुल्क तोड़ना था, तोड़वा लिया। ये काहे के लिए बना है, कोई क्लियर नहीं है। तो वो किसी वक्त भी आपके ऊपर आसमान गिर सकता है फ्रॉम द अदर साइड। चाइनीज ने बहुत जलील करा, बड़ा बेइज्जत करा है आसिम मुनीर। अल्लाह रिग्रेट कर रहे होंगे यार कि मैंने क्या पाकिस्तान बनाया, कैसा बनाया यार, कैसे लोग हैं ये, अजीबो गरीब लोग हैं, अजीब। ये कोई कहने वाली बात है? अमेरिका जो है उसको हम नाराज नहीं कर सकते। और अमेरिका का और भी दबाव है बहुत सारा। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान बड़ी मुश्किल एक जगह पे खड़ा है। एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चाइना। हमारे पास क्यों नहीं एक भी अंबानी, अदानी, रतन टाटा जैसा कोई एक भी बंदा जो कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। चाहता चोर तुम, उचक्के तुम, डकैत तुम, करप्ट तुम, नाकाम, निठल्ले, नाकारा, जितने भी एन है सब तुम। अच्छा, पैसा हम डाल रहे हैं, ऊपर से तुम चाइनीज सिटीजन्स को मरवा रहे हो। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि चाइना ने पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल, अब कई सारे पाकिस्तानी पत्रकार उसको फील्ड मार्शल भी बोलते हैं, लेकिन वो जब चाइना की विजिट की तब जिनपिंग ने अच्छी खासी यहाँ पर, या फिर आप कह दो कि चाइना ने अच्छी खासी यहाँ पर उसकी इज्जत उतार दी। अब देखिए, जब कभी भी किसी भी पाकिस्तानी का चाइना में विजिट होता है, चाहे वो उसके प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या फिर आर्मी चीफ हो, या फिर इस टाइप का फील्ड मार्शल हो, जब इन लोगों की पाकिस्तान के अंदर विजिट होती है ना, तब उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने लायक होती है। मतलब वो इस टाइप से यहाँ पर बैकफुट पर आ जाते हैं कि जैसे चाइना ही उनका माँ बाप है। मतलब अगर आप सामने वाला देखोगे, चाहे वो जिनपिंग हो या फिर कोई और हो, वो एकदम रिलैक्स बैठा होगा कि भाई इसको बोलने दो जो बोलना है, क्योंकि इनको ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है चाइना की। और जब इस टाइप की सिचुएशन होती है तब ये मतलब कि बॉडी लैंग्वेज जो है वो देखने लायक होती है कि भाई कैसे कोई कंट्री दूसरे कंट्री पर इतना निर्भर है कि वो खुल के बात भी नहीं कर पाता। जब कभी भी पाकिस्तान को चाइना के सामने अपनी बात रखनी होती है, वो बहुत ही देखकर ये सारी बातें कहता है, क्योंकि उसको पता है कि चाइना बुरा ना मान जाए किसी भी चीज़ का। और चाइना के सामने उनकी ज़बान तो चलती नहीं है, जैसे कि वो उइगुर मुस्लिम वाली मैटर है, ठीक है। अब इजराइल यहाँ पर गाजा में जो भी कर रहा है, पैलेस्टाइन के अंदर जो भी कर रहा है, वही सेम सिचुएशन तो यहाँ पर भी हो रही है। अगर सेम नहीं है तो 50% भी तो हो ही रही है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पर उसके इंटरेस्ट है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंच गए बीजिंग, और बीजिंग में उनकी मुलाकात हुई वांग यी से, जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपको पता ही है। और वहां पे चाइनीज ने बहुत जलील करा, बड़ा बेइज्जत करा है आसिम मुनीर को। सामने बैठा के बोला है कि यार देखो, एक तो तुम्हारे मुल्क में अव्वल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, तुम्हारे मुल्क में कोई मैन पावर नहीं डालना चाहता, तुम्हारे मुल्क में कोई पैसा नहीं डालना चाहता। चोर तुम, उचक्के तुम, डकैत तुम, करप्ट तुम, नाकाम, निठल्ले, नाकारा, जितने भी एन है सब तुम। अच्छा, पैसा हम डाल रहे हैं, ऊपर से तुम चाइनीज सिटीजन्स को मरवा रहे हो। तो दोस्तों, ये फेस टू फेस बात हुई है, जहां पे ऐसा सुनने में आया है। अब देखिए, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट होता है ना, वो बड़े मुलायम टाइप के होते हैं कि वी कन्वेड आवर कंसर्न्स ओपनली। वो बेसिकली कन्वेड कंसर्न्स कुछ नहीं होता, गाली गलौज तक बात आई है। इतना सुनने में आया है कि आसिम मुनीर को वांग यी ने टाइट कर दिया। अब सब ऐसा है कि हक तो बनता है चाइना का। अमेरिका जो है उसको हम नाराज नहीं कर सकते। और अमेरिका का और भी दबाव है बहुत सारा। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान बड़ी मुश्किल एक जगह पे खड़ा है। एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चाइना। पाकिस्तान दिन ब दिन चाइनीज लेड ग्रुप्स के अंदर दाखिल हो रहा है। SCO हो गया, ब्रिक्स हो गया। अब सार्क की जगह पे ये लोग सोच रहे हैं कि कुछ और बनाया जाए इंडिया के बगैर, लेड बाय चाइना एंड पाकिस्तान। तो दूसरी तरफ ये है कि सारी तजारत जो है, लेन देन जो है, वो सारी अमेरिका के साथ है और यूरोप के साथ। तो अब ये प्रॉब्लम बना हुआ है। तो वो किसी वक्त भी आपके ऊपर आसमान गिर सकता है फ्रॉम द अदर साइड। इस सूरत हाल में बैलेंसिंग एक्ट करना इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में तकरीबन 35 अरब रुपए डाले हैं पाकिस्तान के अंदर, CPEC में।
जिसमें से लोगों का यह कहना है कि 80% लोन है, 80% लोन है, और उसमें से दर्जन भर से ज्यादा या 1.5 दर्जन आप मान लीजिए कि बिजली बनाने के प्रोजेक्ट्स हैं कोल फायर्ड। अब इशू क्या है इसमें दोस्तों? इशू यह है कि चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर लगातार बलोच अटैक कर रहे हैं। अब देखिए बलोच क्या कह रहे हैं। बलोच कह रहे हैं कि साहब चाइनीज तो चोर हैं, और जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, जो इनकी रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है, ये डबल चोर है। तो आप हमारे मिनरल वेल्थ, नेचुरल रिसोर्सेज चुरा के बाहर ले जा रहे हैं, आपका कोई अधिकार नहीं बनता, तो बलोच अटैक कर रहे हैं इनके ऊपर। ठीक है, अब इन्होंने टाइट कराया है, यानी कि वांग यी ने आसिम मुनीर को टाइट कराया कि तुम हमें सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। अब देखिए ना, ये जो गया था काम किसी और चीज के लिए गया था, इसका काम कुछ और था बेसिकली जब चाइना गया था। तो और चाइना गया क्यों आसिम मुनीर? चाइना इसलिए गया क्योंकि पिछले महीने गया था डोनाल्ड ट्रंप के साथ खाना खाने। इसने रोटियां तोड़ी वहां पे मुफ्त की, और यह दिखाया डोनाल्ड ट्रंप को कि देखो पाकिस्तान और अमेरिका बड़े क्लोज हैं, अब इनको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि साहब ये जो पाकिस्तान है किस मुल्क के साथ है? बेसिकली दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो जो उस वक्त ज्यादा बोली लगा दे, पाकिस्तान उसके साथ है। मैं आपको वाई गेट इनटू कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिक्स, फैक्ट यह है कि जो पैसा फेंकता है वो तमाशा देखता है। तो दोस्तों, बात यह हुई कि आसिम मुनीर गया वॉशिंगटन, आपको पता है, उसने खाना खाया यह भी आपको पता है, और उसने ईरान को धोखा दिया यह भी आपको पता है। लेकिन वहां से चाइना ने फेंका डंडा, और चाइना ने बोला बेटा ठीक है, खाते हमारा, पट्टा हमारे नाम का पहने, भौंक कहीं और रहे हो, वापस इधर आओ। तो ये गया अपने ओरिजिनल मालिकों के पास जो किराए पे उठाया था जिसने, और उसके पास जाके थोड़ा सा इसने वहां पे अपनी सेटिंग करने की कोशिश करी। अच्छा दोस्तों, बात यह है कि इसमें जो मूल बात है वो ये है कि सीपैक बंद हो गया फिलहाल। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज लिटरली शट डाउन। हाउ दे डील विद दिस सिचुएशन, ऑल्दो आई नो बहुत मुश्किल हो जाएगा गोइंग फॉरवर्ड, किस तरीके से जगल करना है आपने, क्योंकि डोंट फॉरगेट अमेरिका के साथ सऊदी अरेबिया भी खड़ा है, यूएई भी खड़ा है, कुवैत भी खड़ा है, बहरीन भी खड़ा है। ये सारे वो ममालिक हैं जिनसे आप उधार भी लेते हैं, आप डिपॉजिट्स भी लेते हैं, आप आगे पीछे भी होते हैं। तो इट्स डिफिकल्ट सिचुएशन। बहुत किस्म की क्लेवर फॉरेन पॉलिसी मैनिपुलेशंस और डिविएशंस करनी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप के अगर जो एजेंडे हैं, अगर आप फिट ना आए उसके अंदर, तो ये बंदा किसी वक्त भी फ्लिप कर सकता है। इस वक्त इंडिया को बड़ी तकलीफ हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के बयान से, मगर कल को हमारे खिलाफ भी ये हो सकता है, किसी स्टेज के ऊपर ये कुछ ना कोई गड़बड़ कर सकता है आपके साथ। सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल। अगर भारत ने साजिश की होती, अगर भारत ने कुछ भी ऐसा करा होता जिससे चाइना के इंटरेस्ट्स हार्म होते, और ये मैं पाकिस्तानियों से कह रहा हूं, आप जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, अगर है तो दिमाग लगाइए, नहीं है तो मुझे बता दीजिए कमेंट्स में कि साहब पाकिस्तानी है, दिमाग वैसे भी नहीं है, कोई बात नहीं, घर की बात है, नो प्रॉब्लम, तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन पाकिस्तानियों अगर दिमाग है तो सोचो, चाइना 30-35 अरब डॉलर पाकिस्तान में लगाता है सीपैक के नाम पे। आपका यह कहना है, आपकी सरकार, आपकी फौज का यह कहना है कि साहब ये तो इंडिया ने साजिश करी, इसलिए चाइना का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सीपैक था, फ्लैगशिप वेंचर ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो भारत ने बंद करवा दिया साजिशें करके। भारत ने इस ग्रुप को फंडिंग करी, उस ग्रुप को फंडिंग करी, इसको हथियार, ये फलाना, जो भी आप लोगों ने एक साजिशी अपनी थ्योरी बनाई, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई, वो आपने अपने लोगों को चूरन की तरह बेचा, और आपने बोला कि भारत की वजह से बंद हो गया। चाइना बेवकूफ है, और सीपैक का फायदा हुआ है। सीपैक कितने का है ये भी मीडिया में उड़ी उड़ी खबर है, जिससे मैं कोट कर रहा हूं, किसी को नहीं पता। कितने पैसे लोन में दे दिए, कितने % ब्याज है, वो जो कोयले की बनाई हुई जो दोज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स, वो कितने के हैं, और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए, और पाकिस्तान में आज बिजली नहीं आती, और जो आती है बड़ी महंगी आती है। और चाइना कह रहा था हम इतने पावर प्लांट्स बनाएंगे बिजली के कि पाकिस्तान बिजली एक्सपोर्ट, ये भाई एक्सपोर्ट करने वाले हैं, इनके अंदर खुद नहीं पड़ रही, पूरी नहीं पड़ रही इनके अंदर बिजली, ये एक्सपोर्ट करेंगे। तो पाकिस्तानियों कुछ तो लिखो यार, कमेंट्स में कुछ बताओ हमें कि मेजर साहब आपका एनालिसिस बिल्कुल गलत है, झूठी बात है बिल्कुल, और बड़े बल्ले बल्ले। कितने पाकिस्तानियों को नौकरी मिल गई, कितने पाकिस्तानियों के घर बस गए, कितने गोरे खड़े हैं पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और एम्बेसीज के सामने वीजा मांगने के लिए, पाकिस्तान में आने के लिए, कितना इन्वेस्टमेंट आ गया।
दूध और शहद की नदियां नहरें बहेंगी, ये होगा, ऐसा होगा, खूब लंबी लंबी छोड़ी थी पाकिस्तानियों ने, गेम चेंजर हो जाएगा, ऐसा फलाना ढिमका, कख नहीं हुआ। और आज की तारीख में आसिम मुनीर गाली सुनने गया वहां पे। गाली इसलिए भी क्योंकि उसने रोटी खाई थी ट्रंप के साथ, दैट वाज वन फैक्टर ऑफ द गाली। सेकंड फैक्टर इज कि भाई सीपैक शुरू कराओ, सीपैक शुरू कराओ। 2 इन्फेंट्री डिवीजन खड़े करे थे पाकिस्तानी फौज ने, 2 इन्फेंट्री डिवीजन दोस्तों, लगभग 20,000 बंदे, लगभग 20,000 बंदे, और वो फेल हो गए। और मैं जब देखता हूं ना कि बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने गाड़ी उड़ा दी, मैं कहता हूं यार बेवकूफ है पाकिस्तानी आर्मी, इनको बेसिक मूवमेंट नहीं पता। अगर आपको बेसिक मूवमेंट पता भी है तब भी आपके ऊपर अटैक हो सकता है। अगर आप सारे ड्रिल, सारे प्रोटोकॉल फॉलो करो तब भी 100% कुछ नहीं है, 100% कुछ नहीं है। आप ये सोचोगे नहीं साहब आपने सारे प्रोटोकॉल फॉलो करे तो आपके ऊपर अटैक हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है, तब भी अटैक। तो पता होना चाहिए कि जर्नैल की दौड़े लगी हुई हैं। जर्नैल कभी डोनाल्ड ट्रंप के पांव जाके पड़ता है कि उसको कबूल किया जाए, सारी जिंदगी उसको पाकिस्तान पे मुसल्लत रहने दिया जाए, उसको पाकिस्तान की बादशाही, पाकिस्तान की हुक्मरानी हमेशा के लिए सौंप दी जाए। जब तक वो जलील होके इस दुनिया से नहीं जाता तब तक उसे कुछ न कहा जाए। जो कुछ वो पाकिस्तान में कर रहा है उसकी उसे इजाजत दे दी जाए। और फिर वहां से अगर इसे इसकी मर्जी का जवाब न मिले फिर दौड़ा दौड़ा चाइना जाता है, वहां पे जाके उनकी मिन्नतें करता है कि मुझे सपोर्ट करो, मुझे मजबूत बनाओ, और जो कुछ मैं कर रहा हूं उसको एंडोर्स कर दें, उसके बारे में सवाल ना करें, ज्यादा बात ना करें, इस मामले को ज्यादा उछालें नहीं, क्योंकि जितना ये मामला ज्यादा उछलेगा, पूरी दुनिया में बात की जाएगी इस मामले में, उतना ज्यादा जनरल आसिम खंजीर नंगा होगा, डिक्टेटर नंगा होगा, लोग उस पर लान तान करेंगे, पूरी दुनिया से उस पर लान तान होगी, कोई उसको सपोर्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ मिशन है कि जनरल आसिम खंजीर को कबूल कर लिया जाए, पाकिस्तान पे जो जुल्म सितम उसने ढा रखे हैं वो उसे जारी रखने दिए जाए। लेकिन दाल गलती नजर नहीं आ रही, कभी भागा दौड़ा अमेरिका में जाता है, कभी चाइना जाता है, इसके हवारी बार बार जाके उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, नहीं हो पाते, जिसका रिएक्शन ये इमरान खान पे गुस्सा करके देखते। पॉलिटिशियंस ने फौजियों को इजाजत नहीं दी कि वो पाकिस्तान की एयर डिफेंसेस पे पहला हमला करे, फिर उसके बाद टेररिस्ट टारगेट्स को मारे। That is what they should have done. मतलब किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन will first attack the defenses, then attack the targets. और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये पोजीशन मेंटेन करना चाहते थे कि हम पाकिस्तान पे हमला नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान की फौज पे हमला नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान की आवाम पे हमला नहीं कर रहे, हम सिर्फ टेररिस्ट को, बाद में आपने सुना होगा डॉक्टर जयशंकर ने यूरोप में भी कहा, वी डिडंट अटैक पाकिस्तान, वी अटैक टेररिस्तान, राइट। तो ये कहने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस पे हमला नहीं किया, सीधा के सीधा जो वो कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट कैंप से उस पे उन्होंने हमला कर दिया, जिसके वजह से दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द पाकिस्तानी रिटेलिएशन। तो मेरा इससे मैं ये कंक्लूजन निकालता हूं कि इन्होंने जो गेमिंग किया था ना, उस गेमिंग में मेरे ख्याल से इनसे बहुत बड़ी गलती ये हो गई है कि इन्होंने जो सिनेरियो बिल्डिंग की उसमें ये था कि अगर हम पाकिस्तान की फौज पे हमला नहीं करें तो पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा। आई थिंक इस पे बहस ज्यादा होनी चाहिए थी, किसी ने ज्यादा बहस इसमें नहीं की। राहुल गांधी ने इशारा किया कि आपने शैकल किया हुआ है, और बाद में नरेंद्र मोदी ने अपने स्पीच में कहा कि हमने पूरी छूट दी हुई थी फौज को कि आप जो करना करें, क्योंकि ये कंपैरिजन हुआ ना 1971 में इंदिरा गांधी ने कमांड फौज को दे दिया था। आपको याद है कि ये यहाँ पर भी कोलिन पावल ने कहा था कि whether to fight or not is your decision, how to fight is my decision ना ये तो फौज का है। तो वो एक इंटरेस्टिंग इशू दिखा मुझे, जिसमें मतलब डिबेट नहीं हुआ। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया, मोदी ने कहा नहीं 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 हमने पूरी आज़ादी दे दी। देयर इज नो डिस्कशन एंड डिबेट एंड बैक एंड फोर्थ नहीं हुआ उस पर। आई थिंक वो होना चाहिए। अभी भी इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, थिंक टैंक्स है, ORS वगैरह है, उन पे ये डिस्कशन होना चाहिए था कि डिड द मिलिट्री हैव द ऑटोनॉमी इन प्लानिंग और नॉट, और अगर नहीं था देन इन द फ्यूचर ये नहीं होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से ये नहीं होगा। भारत की बात कर रहा हूं। हम लोगों ने जब पहले पाकिस्तान के स्टेटमेंट्स पढ़े और आज की तारीख में उनके स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं तो ये लगता है कि जो अपने आप को शेर बता रहे थे वो बिल्ली कैसे निकल गए। हमें तो डे वन से पता था बिल्ली है, लेकिन ये तो अपने आप को शेर प्रोजेक्ट कर रहे थे कि हम ये कर देंगे, न्यूक्लियर बम मार देंगे और भारत की जमीन में दहाइयों तक कुछ नहीं उगेगा और बंजर जमीन हो जाएगी। और ये सारी की सारी बातें करने के बाद आज की तारीख में शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट देखिए। एड्रेसिंग स्टूडेंट्स इन इस्लामाबाद ऑन जुलाई 13th 2025, कल शहबाज शरीफ कहता है कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स ड्यूरिंग द मे एस्केलेशन एंड डिक्लेयर्ड पाकिस्तान आर्सेनल इज फॉर डेटरेंस एंड स्टेबिलिटी। जो लोग कह रहे थे कि भारत की जमीन बंजर हो जाएगी, कहते हैं इसका सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता इसका
कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल कर लें। सवाल ही नहीं उठता, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है। ये जमीन बंजर कर देंगे, हिंदुओं के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, नदियों में खून बहेगा से लेकर सवाल ही नहीं उठता। ये सफर पाकिस्तान ने कब तय करा? क्या इसके पीछे ब्रह्मोस की कन्विंसिंग एबिलिटी थी कि ब्रह्मोस इतने गए, इतनी जगह घुसे और तबाही मचाई कि पाकिस्तान ने बोला कि नहीं यार? मैं आपको एक बात बताता हूं, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा एक हथियार भारत के खिलाफ दोस्तों कई सालों से इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान, कि अगर तुमने ये करा तो हम बम मार देंगे, अगर तुमने ऐसा बोला तो फिर न्यूक्लियर मिसाइल हम मार देंगे। यही चीज पाकिस्तान ने 1999 में करी थी जब कारगिल की लड़ाई हुई थी, और उस समय की सरकार ने बोला कि लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करेंगे, इस मामले को हमें एस्केलेट नहीं करना, जबकि हमें यह समझ लेना चाहिए था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके पाकिस्तान ने ऑलरेडी एस्केलेट कर दिया था। तो हम क्या नहीं एस्केलेट करते? अगर पाकिस्तान पार कर सकता है एलओसी तो हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन हम लोगों ने बोला नहीं, कोई बात नहीं। क्या ऐसे बदएतमादी के हालात में मुमकिन है कि मोदी दोबारा कोई मिसएडवेंचर करे? मोदी में वाकई हिम्मत है? पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉरफेयर में हिंदुस्तान का कभी मुकाबला नहीं कर सकता। बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। इंडिया के पार्लियामेंट में एक बहुत ही धांसू धुआंधार तकरीरें हुई हैं, स्पीच हुई है और डिबेट हुई है ऑपरेशन सिंदूर पे। भारतीय मीडिया ने ये दावा किया है ना कि पहलगाम हमले के जिम्मेदार पाकिस्तानी थे। कि एक तरफ पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है। बीजेपी को, मोदी सरकार को लोकसभा में आके जवाब देना पड़ा और पाकिस्तान को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। हमारा लक्ष्य आतंकवाद है, आतंकवादी आता है, आतंकवादी ठिकाने हैं, वो हमने पूरा कर दिया। कि 29 दफा प्रेसिडेंट ट्रंप के कह चुके हैं कि ये मैंने बंद करवाई। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। तो इट मींस कि उनको पहले ही पता था कि आगे हमें ये ऑपरेशन करना है। भारतीय हुकूमत ने एक नया ऑपरेशन महाद्वीप के नाम पर शुरू कर। मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे फॉरेन एग्रेशन की या कोई ऐसी सूरत हो तो कंट्री जो है वो फर्स्ट है। यहाँ पे भी हमारे इकोनॉमिक हालात जो है हमले से ज्यादा खतरनाक हुए। अभी नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया आज कि नेतन्याहू के साथ उनकी बात भी हुई है, तो ये ऑब्वियस था कि वो बात करेंगे, आपस में हासिल करेंगे। जो नेतन्याहू का जो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है, उसमें वो कहता है कि ये पाकिस्तान और ईरान की हुकूमतों को बुनियाद परस्त हुकूमतें कह रहे हैं। अगर इनके पास एटमी हथियार हुए तो ये ममालिक उन रूल्स या कवानीन को फॉलो नहीं करेंगे जिन्हें 7 दहाइयों से दुनिया फॉलो करती चली आ रही है। ईरान ने जवाबी हमला कर दिया है और ये भरपूर जवाबी हमला है इसराइल के ऊपर। इसराइल ने जो अटैक किया था ईरान पे वो बड़ा खौफनाक था। और मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि इसराइल और इंडिया जो हैं वो बिल्कुल हैंड इन ग्लव हैं, तो जब पूरी दुनिया की तवज्जो उधर मरकूज होगी ईरान के ऊपर और ईरान के जवाब के ऊपर, तो हो सकता है इंडिया इसका फायदा उठाने की कोशिश करे। मजाल है कि हमारे चीनी दोस्तों को समझ आ रही हो यार इनके पास इतने पैसे हैं, क्या है यार फर्क पड़ता है, कोई 10-20 अरब डॉलर 15 अरब डॉलर हमारे बैंकों में रखवा दे, क्या इनका जाएगा। आपके ख्याल में ये जो अटैक है 60 दिन जो डील के लिए दिए गए अमेरिका की जानिब, अमेरिकनों को फुली इन कॉन्फिडेंस नेतन्याहू ने लिया था। असल हकीकत यह है कि सब पूरी दुनिया मुस्लिम उम्मा और बड़े बड़े चोले और नाते तराने पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं। ये मजाक बने हुए, ठट्ठा बने हुए हैं, ये बेचारगी की एक मिसाल बने हुए हैं। इन्हें घर में घुसकर मारा जा रहा है, फेंटा तड़का लगाया जा रहा है, लेकिन इनमें बोलने की सकत नहीं है। यानी छोड़े हमला करने की, छोड़े कोई मिलिट्री अटैक ये करेंगे, कुछ भी नहीं कर, कम से कम बोले खड़े हो जाएं और ऐसी स्टेटमेंट है जिनसे पता चले कि जनाब आप खड़े, वो भी इनसे नहीं दी जा रही। बड़ी मुश्किल से अपने हलक से ये आवाजें निकाल रहे। इस वक्त अगर कश्मीर की बात की जाए तो कोई भी मुस्लिम कंट्री हो या नॉन मुस्लिम कंट्री हो पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा। और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ की तरफ से भी ये स्टेटमेंट सामने आई है कि अब मुद्दा जम्मू कश्मीर का नहीं रहा, आजाद कश्मीर पर बात आ गई है और आजाद कश्मीर खुद चाहता है इंडिया के साथ जुड़ना। नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान को हमेशा ये लगता है कि इंडिया और इजराइल एक ऐसे भाई है जो कि गुम के मेले में खो गए थे और अब ऐसे मिले हैं कि उनके बीच में प्यार ऐसा उमड़ रहा है कि अब पूछो मत।
मतलब जब कभी भी अगर मान लीजिए कि ईरान पर अगर मान लीजिए इजराइल अटैक करता है तो उसकी सबसे बड़ी पहली इन्फॉर्मेशन नेतन्याहू मोदी को देगा, और अगर मान लीजिए कि मोदी आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ कुछ करता है तो सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन नेतन्याहू को देगा। दोनों स्ट्रेटेजी बनाते हैं। इजराइल बैठा है भारत के अंदर और रॉ बैठी है इजराइल के अंदर, बस यही चलता रहता है पाकिस्तान के अंदर। आप जब कभी भी देखो तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। पाकिस्तानी आर्मी खुद को सस्टेन करने के लिए कुछ न कुछ समय पर ऐसी चीज़ें लाती है जैसे कि इंडिया अगर हमने ये नहीं किया तो हमें खा जाएगा, हिंदू हमें खा जाएगा वगैरह वगैरह। और यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि दोनों, मतलब कि यहाँ पर मोदी और नेतन्याहू की या फिर भारत और इजराइल की बात हो रही है कि दोनों एक दूसरे की एडवाइस पर चलते हैं, क्योंकि इजराइल को तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है ठोकने का। तो इजराइल भी यही कहता है, मतलब ये पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस हो रहा है कि भाई इजराइल भी यही कहता है भारत को कि भाई अब कम्प्लीटली बजाओ पाकिस्तान की। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो इसराइल जाके हमेशा इंडिया के साथ खड़ा हो जाता है, उनको सपोर्ट करता है। अभी नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया आज कि नेतन्याहू के साथ उनकी बात भी हुई है, तो ये ऑब्वियस था कि वो बात करेंगे आपस में। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आगे कहा जी मैं चाहता हूं कि खित्ते के अंदर अमन हो जाए, तो वो गोल मोल बात की है। लेकिन हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इसराइल हमेशा इंडिया को सपोर्ट करता है और इंडियन सपोर्ट इसराइल के साथ रहती है, जो भी कार्रवाई इसराइल करता है उसमें। अब इंडिया को उन्होंने अगर कॉल किया है तो वो कोई ना कोई सपोर्ट तो हासिल करेंगे। जो नेतन्याहू का जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है, उसमें वो कहता है कि इस्लामी मिलिटेंट्स रिजीम को एटमी हथियार मिल जाए, इस मसले से हम डील कर रहे हैं या इसका सामना कर रहे हैं। ये हमारा एक अजीम मिशन है कि इससे पहले कि इस्लामिक जो मिलिट्री या मिलिटेंट्स रिजीम है उनको एटमी हथियार मिल जाए या एटमी हथियार उनके पास पहुंच जाए। तो इसमें पहले नंबर पे वो कहते हैं जी जो खतरा है वो ईरान है, और दूसरे नंबर पे वो कहते हैं जी पाकिस्तान है। क्योंकि अगर इन बुनियाद परस्त हुकूमतों के पास एटमी हथियार हुए, ये पाकिस्तान और ईरान की हुकूमतों को बुनियाद परस्त हुकूमतें कह रहे हैं, अगर इनके पास एटमी हथियार हुए तो ये मुमालिक उन रूल्स या कवानीन को फॉलो नहीं करेंगे जिन्हें 7 दहाइयों से दुनिया फॉलो करती चली आ रही है। और मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि इजराइल और इंडिया जो हैं वो बिल्कुल हैंड इन ग्लव हैं, तो जब पूरी दुनिया की तवज्जो उधर मरकूज होगी ईरान के ऊपर और ईरान के जवाब के ऊपर, तो हो सकता है इंडिया इसका फायदा उठाने की कोशिश करे और ये कहे कि जी पाकिस्तान ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की थी फला फला जगह पे, तो हम उसका अब जवाब दे रहे हैं और ये पाकिस्तान के ऊपर भी हमला करते हैं, ये सोचकर कि जनाब बात यह है कि हमारे साथ इजराइल भी है, अब वो मिसाइल मारेंगे तो इजराइल भी मार सकता है। वो कह देगा कि जी ईरान में नहीं गिरे, गलती से गिर गए यहाँ पे, लेकिन या उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकता है। असल हकीकत यह है कि सब पूरी दुनिया मुस्लिम उम्मा और बड़े बड़े चोले और नाते तराने पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं। ये मजाक बने हुए, ठट्ठा बने हुए हैं, ये बेचारगी की एक मिसाल बने हुए हैं। इन्हें घर में घुसकर मारा जा रहा है, फेंटा तड़का लगाया जा रहा है, लेकिन इनमें से बोलने की शक्कत नहीं है। यानी छोड़े हमला करने की, छोड़े कोई मिलिट्री अटैक ये करेंगे, कुछ भी नहीं कर, कम से कम बोले खड़े हो जाएं और ऐसी स्टेटमेंट दे जिनसे पता चले कि जनाब आप खड़े, वो भी इनसे नहीं दी जा रही। बड़ी मुश्किल से अपने हलक से ये आवाजें निकाल रहे हैं। आज मुस्लिम उम्मा बिल्कुल लेट गई है और लेटी हुई महसूस हो रही है। ये शेख बिल्कुल बिकाऊ है, शर्म का मुकाम है, ये सिर्फ पैसे दौलत और औरतों के पीछे पड़े हुए हैं, उसके अलावा इनका कोई स्टेक नहीं है। इतना खौफनाक अटैक हालिया तारीख में नहीं हुआ और इसने ईरान की कमर तोड़कर रख दी है। इस शैतानी रियासत ने ईरान की कमर तोड़कर रख दी है। आपके ख्याल में ये जो अटैक है, 60 दिन जो डील के लिए दिए गए अमेरिका की जानिब से ईरान को, क्या ये एंटीसिपेटेड था कि ऐसे ही होगा, इसी तरह का होगा, अमेरिका की मदद के बगैर होगा? इससे पहले भी कभी हमला किया जा सकता था या टाला गया, बदला गया प्रोग्राम को? डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। अमेरिकनों को फुली इन कॉन्फिडेंस नेतन्याहू ने लिया था। ये प्रोजेक्ट ये रातों रात नहीं बना। इस प्रोजेक्ट के बनने में कम से कम 6 माह लगे होंगे, इससे भी ज्यादा, और अमेरिकनों को पता होगा और उनकी ताउन के साथ ये सब कुछ किया गया होगा। अब जो डिटेल्स मिल रहे हैं उससे जाहिर है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो CIA को तो पता था। तो मगर मैं समझता हूँ ये दिन ब दिन गेम बिगड़ेगी अब, क्योंकि ईरान ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो अमेरिकन टारगेट्स और इजरायली टारगेट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे और दोनों को टारगेट करेंगे। अगर ऐसे होता है तो फिर अमेरिका विल डायरेक्टली गेट इन्वॉल्व,
in the fight. ईरान ने जवाबी हमला कर दिया है और ये भरपूर जवाबी हमला है इसराइल के ऊपर। इसराइल ने जो अटैक किया था ईरान पे वो बड़ा खौफनाक था। उसमें ईरान के 4 बड़े जनरल्स मारे गए थे, 6 बड़े कीमती साइंसदान जो हैं वो भी शहीद हो गए थे और बड़ी खौफनाक सिचुएशन थी। एक बड़ा मायूसी वाला दिन था ईरान और उसके हमायतियों के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इसराइली इंटेलिजेंस ने जो इतलात फराहम की उनके बाद जो अटैक किया गया, ईरान इस किस्म का जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कभी भी कि इतना बड़ा उनके लिए मुश्किल वक्त आ जाएगा कि उनके मिलिट्री जनरल्स मारे जाएंगे, खासतौर पे उनके आर्मी चीफ, फिर पासदारान इनकलाब के जो सरबराह हैं वो भी, और दीगर 2 बड़े इंपॉर्टेंट जनरल्स, बड़े कीमती साइंसदान, और फिर उनकी एटमी तनसीबात के ऊपर अटैक। ये सारा बौखला देने वाली चीजें थी और बड़ी खौफनाक चीजें थी। हमारे यहाँ शिया सुन्नी फसाद भी चलता है ना, एक तो बहुत बड़ी डिवाइड है मुसलमानों के अंदर ये शिया सुन्नी फसाद को लेकर। हालांकि गैर मुस्लिम ऐसे नहीं देखते हमें, वो देखते हैं सारे मुसलमान मारो इनको रल के मारो, यानी उनके दिमाग में ऐसे चलता है। यहां पे जरा ये फसाद भी चलता है और लोग अपने अपने फायदे के लिए जो है वो एक डिवाइड पैदा करके रखते हैं। लेकिन ईरान ने टक्कर दी है इसराइल को, ये बात सच है। बाकी कोई अरब मुल्क ये इस लेवल तक नहीं आया या उसने ये काम नहीं किया, लेकिन ईरान ने इसराइल को टक्कर दी है और फौरी तौर पर वापस जवाबी कार्रवाई ईरान की जानिब से की गई है। हालांकि उर्दन ने बीच में ईरान के कुछ जो ड्रोन्स जा रहे थे उनको नकारा किया। अब इसराइल की जानिब से आते हैं तो वो कुछ नहीं कहते, इसराइल उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल करता है तो कुछ नहीं कहते, लेकिन जब ईरान उसी एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो फिर उन्हें शायद बुरा लगता है और वो उसको रोकते हैं। और यही है जो एक इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम नहीं हो पा रहा उन मुल्कों के दरमियान जो इसराइल के खिलाफ बात करते हैं, फलस्तीन के हक में बात करते हैं, तो वो बात ही करते हैं, प्रैक्टिकली इकट्ठे नहीं हो पाते। देखिए मामला जहां तक पहुंच चुके हैं, उसके बाद ईरान के लिए अब ये सर्वाइवल का एक मामला है, ये डू और डाई है। या ईरान फिर थोड़ा सा बैकफुट पर चला जाता है तो समझेंगे ईरान खत्म, मुकम्मल तौर पर खत्म है, इससे आगे वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। और जिस तरीके का अटैक हुआ है उसके अंदर ईरान की जो इंटेलिजेंस है उसका एक बड़ा खौफनाक किस्म का फेलियर नजर आ रहा है। एक बड़ी ही एक इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर या इररेस्पॉन्सिबल परफॉर्मेंस ईरान की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज, अपने खुफिया इदारों का नजर आ रहा है कि करते क्या रहा है। यानी इतनी बेवकूफी कि आपने अहम तरीन शख्सियात को मरवा दिया है एक ऐसे टाइम में जब पूरी दुनिया को पता था कि हमला होने वाला है। हमले के चंद मिनट के अंदर अंदर बैनुल अक़वामी खबर यह बन गई है कि नेतन्याहू अंडरग्राउंड हो गया है, नामालूम जगह पर चला गया, यानी वो जो इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर है वो जमीन के नीचे चला गया, पता नहीं आसमान निकल गया, गायब हो गया, वो बंदा गायब हो गया। उनकी अहम तरीन शख्सियात बैकफुट पर चली गई हैं, बिल्कुल मंजर से गायब हो गई हैं। ईरान के अंदर ऐसा क्यों नहीं हुआ? कैसे मुमकिन था या कैसे मोसाद को इतनी एक्यूरेट इंटेलिजेंस मौजूद थी कि इस बिल्डिंग के फलाने अपार्टमेंट के फलाने कमरे के अंदर पासदारान इनकलाब का कमांडर इन चीफ यानी उनका आर्मी चीफ मौजूद है, फलानी बिल्डिंग की फलानी जगह के ऊपर इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मौजूद हैं और उन्हीं जगहों को टारगेट किया गया है। एग्जैक्टली यानी आप यूं कह सकते हैं कि जिस कमरे के अंदर वो शख्सियत मौजूद थी उन जगहों को उन कमरों के अंदर बाकायदा से उन्होंने टारगेट किया है। यह खौफनाक किस्म की इंटेलिजेंस है, यह खौफनाक किस्म की एक्यूरेसी है और ये खौफनाक किस्म के हथियार हैं जो कि अब इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी कि इस कमरे में यहां पर बैठकर मुझे ये इजराइल टारगेट कर सकता है या अमेरिका टारगेट कर सकता है। और फिर एक और चीज जो समझ से बाहर है, 3-4 दिनों से ये माहौल बना हुआ है। इजराइल बाकायदा से अमेरिका से परमिशन ले रहा है कि मैंने टारगेट करना है, मैंने ईरान पर हमला करना है, पूरी दुनिया को बता रहा है। और फिर जो इससे पहले जहां पर एक रेजोल्यूशन पेश होती है वहां पर भी बाकायदा डिस्कशन हो रही थी कि ईरान के ऊपर अटैक होगा। उसके बावजूद उनकी शख्सियात अहम तरीन मुकामात, अहम तरीन बिल्डिंग में कर क्या रही थी? यानी उन्हें बंकर्स में चले जाना चाहिए था, जमीन के नीचे चले जाना चाहिए था, आगे पीछे मूव हो जाना चाहिए था, ना मालूम जगहों पर चले जाना चाहिए था। इससे पहले इन्होंने मोहसिन फखरीजादे इसी तरह से मारा, कासिम सुलेमानी को मारा, ईरान के सदर को मारा और अब बाकायदा से उनके 6 साइंसदान एक ही बिल्डिंग के अंदर, एक ही इमारत के अंदर मारे गए। अब मैं देख रहा था अल जजीरा, उनका रिपोर्टर ये कह रहा है कि मेरे पीछे ये जो इमारत है ना, इस इमारत के अंदर न्यूक्लियर साइंसदान मौजूद थे और ये वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जो कि 100 सालों में जाकर पैदा होते हैं। ये वाकईतन ईरान को जोरी ताकत बना सकते थे। अब जो इजराइल का अटैक है, ना सिर्फ उसने शख्सियात को मारा है बल्कि 8 से 9 अहम तरीन जगहों को उसने ईरान के अंदर टारगेट किया है और वहां पर तबाही फैला दी है। उनकी जोहरी तनसीबात, उनकी जो वापस हमला करने की कैपेसिटी थी, सलाहियत थी, उसे खत्म कर दिया। बल्कि बीबीसी जो रिपोर्ट कर रहा है, मैं आपके सामने रखता हूं चूंकि ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। ईरान की जोहरी अफसरदगी के मरकजी मुकाम को निशाना बनाया गया है इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की तस्दीक, और बाकायदा से उन्होंने वीडियो एविडेंस भी जारी किए कि जिस तरह का अटैक इन्होंने किया है। ईरान के मुसल्लह अफवाज के चीफ एंड स्टाफ मोहम्मद बाकरी भी इजरायली हमले में हलाक हो गए हैं। ईरान ने इससे कबल पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी और 2 जोहरी साइंसदानों के मारे जाने की तस्दीक की और ये 6 जोहरी साइंसदान हैं ईरान के जो कि शहीद हुए हैं, उन्हें मार दिया गया है।
इट्स अ वेरी सैड हैपनिंग। मोदी का मैंने घर देखा, आप यकीन माने, शायद आपने भी देखा हो, वो एक छोटी सी जिंदगी गुजार रहा है और वैसे वो इतने बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है वो, और क्लास है जिसका नाम क्लास है। तो मोदी जी, आई लव यू। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने सबको पागल किया हुआ है। इसमें कोई हकीकत नहीं है कि जी कोई तेल है या ये है या वो है, सब ड्रामा। वो थ्रेट ये है कि ब्रिक्स जो कि अब थ्रेटन कर रहा है अमेरिकन हेजेमनी को, अमेरिकन लीडरशिप को, डॉलर की। मेरी राय तो ये है, अगर हम देखें ना उनकी क्वालिटी पे, उनके जैसे तरक्की उन्होंने किया, नंबर 1 है वो हीरो, भाई नाम उनका हीरो रखा जा रहा है, हीरो कहला रहे हैं वो। एज अ पाकिस्तानी आप ये स्टेटमेंट दे रही हैं कि नरेंद्र मोदी हीरो? बिल्कुल, क्योंकि वो एक इंसानियत का ख्याल रखते हैं लीडरशिप को। अब इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। In fact, India is one of the original members of that platform. अमेरिका को जो थ्रेट आ रही है आशा is coming from BRICS. बड़े बड़ों को चूना लगा दिया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, और इस दफा ऐसा लगता है कि ट्रंप को चूना लग गया है। बाद से ऐसे लेटे हैं कि ट्रंप अभी मुंह से निकालता है ना जंप, तो पूछते भी नहीं हाउ हाई, जितनी ऊंची लगा सकते हैं ना जंप लगा दे। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है ब्रिक्स के बारे में, और एक बात हो रही है कि अमेरिका पाकिस्तान ने अच्छे खासों को चूना लगाया और इस बार चूना लग चुका है ट्रंप को। अब देखिए, यहाँ पर एक जो पहली बात हो रही है ब्रिक्स के बारे में, उसमें बात दरअसल ये है कि इंडिया अभी भी उसको उतना सीरियसली शायद नहीं ले रहा था ब्रिक्स को। नो डाउट उसकी मीटिंग्स हो रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन उसमें जैसे इंडिया बड़ा मेंबर है वैसे बड़ा मेंबर वहाँ पर चाइना भी है, और इंडिया नहीं चाहता था कि दुनिया को ये दिखे कि हम चाइना की फेवर में चले गए हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि भाई ट्रंप जिस तरीके से टैरिफ वॉर वाली सिचुएशन चला रहे हैं, उससे ये साबित होता है कि भाई अब हमें ना हमारे सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए। इंडिया नो डाउट ये चाहता था कि भाई अमेरिका के साथ हमारे हो सके उतने रिलेशन मजबूत हो, लेकिन ट्रंप जैसे लोग जो है वो यहाँ पर रिलेशन बिगाड़ने पर तुले थे, तो फिर आखिरकार हमें ये चीज़ें करनी पड़ी कि भाई देखिए हम ये सारे ऑप्शंस जो है हम एक्सप्लोर करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर ये हो रही है कि जो पाकिस्तान की हमेशा की एक नीति है कि हर किसी को चुना लगाओ, चाहे वो ओसामा बिन लादेन के समय पर अमेरिका जो आ गया था पाकिस्तान के अंदर, उसमें चुना लगाने की बात हो, या फिर कहे कि अफ़गानिस्तान से रशिया को हटाने के लिए जब वो आया था अमेरिका तब लगाने की बात हो, या फिर आज की बात कर लीजिए, पाकिस्तान हमेशा से यही चीज़ करता आ रहा है, सबने कुछ और दिखाता है और उसी के बहाने 2-4 बिलियन ऐंठ लेता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। इस मुआहदे की जिसका ऐलान अमेरिकन प्रेसिडेंट कर रहे हैं, तफसीलात कब तक सामने आएंगी, तेल के पीछे और क्या क्या है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी तफसीलात सामने आई या बात की गई उनमें तेल का कहीं जिक्र नहीं था। तो वो पाकिस्तान जो वैसे ही इंपोर्ट करता है ऑयल एंड गैस, वो कैसे इस बात में आगे बढ़ेगा और कितनी देर पर होगी ये डील? जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने सबको पागल किया हुआ है। इसमें कोई हकीकत नहीं है कि जी कोई तेल है या ये है या वो है, सब ड्रामा। अच्छा, ये जिसे कहते हैं ना, और क्लासिक ट्रोलिंग। अच्छा, अब क्यों कर रहा है ऐसे? पीछे ये सारा जो ड्रामा कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, ये क्या है? गेम क्या है यहाँ? गेम ये है कि दिन ब दिन डॉलर कमजोर होता जा रहा है। डॉलर को स्ट्रॉन्ग करना as the gold standard, it's a part of American capitalism. अगर डॉलर कमजोर हो जाता है और चाइनीज करेंसी स्ट्रांग हो जाती है, तो डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी, तो वो उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी, जिसके साथ अमेरिकन पावर जो है विच इज बेस्ड ऑन द पावर, वो खत्म हो जाएगा। और तो इसलिए इस वक्त जो थ्रेट आ रही है डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को इज द डॉलर। डॉलर कमजोर हो रहा है, पाउंड के खिलाफ भी कमजोर हो गया, यूरो के खिलाफ भी, और सिवाय पाकिस्तान जैसे कुछ मुल्क हैं जहां डॉलर स्ट्रांग है अभी भी, अगर तो वो तो उनकी अपनी इंटरनल मसले हैं, वो डॉलर की स्ट्रेंथ नहीं है, वो आपकी रुपये की वीकनेस है। मगर इट्स द डॉलर दैट इज अंडर थ्रेट। और वो कौन सी थ्रेट है? वो थ्रेट ये है कि ब्रिक्स जी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो कि अब थ्रेटन कर रहा है अमेरिकन हेजेमनी को, अमेरिकन लीडरशिप को, डॉलर की लीडरशिप को अभी। और वो एक ऑल्टरनेटिव करेंसी और एक ऑल्टरनेटिव बैंकिंग सिस्टम की तरफ चाइना उनको ले जा रहा है। अच्छा, और वो जो प्लेटफॉर्म है दैट इज ब्रिक्स। ठीक। अब इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट प्लेटफॉर्म।
इनफैक्ट इंडिया इज वन ऑफ द ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, पहले भी मैंने इसका जिक्र किया। जी बिल्कुल। अमेरिका को जो थ्रेट आ रही है आशा इज कमिंग फ्रॉम ब्रिक्स, तो उसने इंडिया को धमकी देनी शुरू कर दी है, क्योंकि इंडिया हैज बीन सपोर्टिंग डायरेक्टली सपोर्टिंग ईरान एंड रशिया। इंडिया के अंदर एक रिफाइनरी पूरी रशियन ऑयल जो कि क्रूड होता है थोड़ा सा, उसको उसके लिए एक पूरी रिफाइनरी बनी हुई है जिसकी टोटल डिपेंडेंस है ऑन रशियन ऑयल। वो रशिया के वो क्रूड ऑयल को और कोई उसका खरीदने वाला नहीं है। इंडिया वो सारी प्रोडक्शन ले लेता है और उस प्रोडक्शन को रिफाइन करके यूरोप एक्सपोर्ट करता है। सो दैट इज हाउ रशिया जो है उसको पैसे मिल रहे हैं और इंडिया इज पार्ट ऑफ द अदर ग्रुप। इसी तरीके के साथ ईरान से चाइना एंड इंडिया आर द टू बिगेस्ट बायर्स ऑफ इरानियन ऑयल डिस्पाइट द सैंक्शंस ऑन ईरान। तो अमेरिका को तकलीफ हो रही है कि ईरान के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा, रशिया के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा। अमेरिका और इसराइल की जंग हो रही है ईरान के साथ, और यूरोप की जंग हो रही है रूस के साथ इन द यूक्रेन, और ये दोनों को ही वो उनको टाइट करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, और उधर से इंडिया जो है इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो वायलेट कर रहा है और इनको खुली छुट्टी मिल रही और इनको से इनकी हेल्प हो रही है। तो अमेरिका इज वेरी कंसर्न कि उसके खाते के अंदर इंडिया इज द मेजर प्रॉब्लम for the American capitalism right now and Donald Trump's philosophy of economics. तो ये ट्रेड वेड जो है ना ये टाइट कर रहा है चाइना को और इंडिया को और रशिया को। इसीलिए ये सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये टैरिफ बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान किसी खाते में नहीं आता, इसीलिए पाकिस्तान के साथ थोड़ी नरमी दिखाई जा रही है और इंडिया को ट्रोलिंग करने के लिए पाकिस्तान के बारे में, ओ जी हमारा बड़ा जबरदस्त सेटअप हो गया है, ओ जी हमारे तो बड़े जबरदस्त तल्लुकात हैं, और अब तो ऑयल एंड गैस की पाकिस्तान में बड़ी निकलने वाली है और हम तो अपनी कंपनीज को वहां भेज रहे हैं। और फिर ये ट्रोलिंग है कि हाँ कल को शायद इंडिया को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा। नॉनसेंस नॉनसेंस। तो पाकिस्तान के साथ कोई ज्यादा प्यार मोहब्बत नहीं है, वो इंडिया को टाइट कर रहा है, बिकॉज पाकिस्तान का ब्रिक्स में होना इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, मगर इंडिया का ब्रिक्स के अंदर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इज नाउ द फोर्थ और द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और देखे ना रूस, चाइना, इंडिया, ब्राजील, तो ये तो आप समझे कि दे आर ट्वाइस 3 times as big as the rest of the world when they all sit together. तो इसलिए आई थिंक दैट्स द रियल कंसर्न, टू प्रोटेक्ट द डॉलर एंड टू प्रोटेक्ट द अमेरिकन कैपिटलिस्ट सिस्टम लेड बाय अमेरिका, द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम। कराइन तो यही कहते हैं कि ट्रंप कह रहा है जी आपका तेल भी हो जाएगा, हम साथ मिलके निकालेंगे, हम आपके साथ ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। देखिए जब एक मुलाकात हुई थी ना, तो मैंने आपसे उस मुलाकात की बात कहा था कि जब सामने जिक्र किया गया इमरान खान के बारे में कुछ करें, तो आगे से कहा गया जी कुछ भी और मांग लें, इमरान खान का जिक्र ना करें, ये हो जाएगा, यूं बुरा है, ऐसे है, वैसे है, यूं हो जाएगा। और उसके बाद से ऐसे लेटे हैं कि ट्रंप अभी मुंह से निकालता है ना जंप, तो पूछते भी नहीं हाउ हाई, जितनी ऊंची लगा सकते हैं ना जंप लगा देते हैं। दुनिया में कहीं भी अगर आपके रिलेशन होंगे, इंटरनेशनल रिलेशन, अगर आप बिल्कुल ही लेट गए हैं, आप हर बात मानना शुरू हो गए हैं, तो जब तक आप बातें मानते रहेंगे वो फ्रीक आपके साथ चलता रहेगा। लेकिन इसमें मसला एक बहुत बड़ा आ जाता है। बातें मानने की एक मिसाल दें कि जितनी भी ये इंटरनेट की कंपनियां हैं, पाकिस्तान 5% टैक्स लेता था इनसे, वो सारा खत्म करवा लिया ट्रंप ने। एवरी सिंगल टैक्स खत्म करवा लिया ट्रंप ने इनसे। पाकिस्तान का नुकसान होगा। IMF नहीं इजाजत दे रहा था, अमेरिका ने कहा हम IMF को कहेंगे कि आपको इजाजत दे, ये टैक्स आप खत्म कर दें, और अमेरिका करवा रहा है खत्म। हमने अपना नुकसान कर लिया, लेकिन हमने अमेरिका की बात मान ली। जो हमें ट्रंप कहेगा अब हमें मानना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई आपसे कहे कि एक तरफ मौत है, डेथ पेनल्टी है, और आसिम मुनीर की डेथ पेनल्टी इमरान खान है। इमरान खान वज़ीर आज़म होगा तो आसिम मुनीर को ये खौफ है कि इमरान खान इसको फांसी के फंदे पे खुद छोड़कर आएगा। ये खौफ है इसको, ये डरा हुआ शख्स है, और इसलिए अब ट्रंप जो कहेगा ये मानेगा। मैं आपको आज ये बात बता रहा हूं और बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूं कि एक दिन ऐसा आएगा, अभी तो इसराइल को तस्लीम करना और बाकी सारी चीजें ना, कि ट्रंप आपसे आपके एटमी हथियारों के हवाले से भी डिमांड करेगा, और अल्लाह इमरान खान को जिंदगी दे, ये वक्त दूर नहीं है। ट्रंप आपसे ये डिमांड करेगा सर्टन तरीके से, और आपको वो भी माननी पड़ेगी। ये आपको कम करने का कहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 150 है तो कहेगा जी तल्फ करके 10 एक रख लें अपने, उसके लिए 5 रख लें, 2 रख लें, आपने डिटरेंस के लिए रखने हैं ना, आपने कौन सा किसी के ऊपर हमला करना। अपने मिसाइलों की रेंज कम करें, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अपने मिसाइल से प्रोग्राम को बंद कर दें, जितने बन गए बस काफी, इस निजाम को रोक दें आप। ऐसी डिमांड्स होनी है हमसे। हमारा डिफेंस का बहुत कुछ जो है वो रोका जाएगा। पाकिस्तान के तेल के मादनियात की जो ज़खायर हैं वो अमेरिका लूटेगा। अगर हुए तो अमेरिका यहां पे हमारे समंदरों में आके अपने अड्डे बनाएगा।
ये सारी चीजें होंगी क्योंकि अब अमेरिका को पता चल गया है, उनको एक जेल फ्री कार्ड मिल गया है, और वो इमरान खान। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ एक मुआहदा किया है जिसका ऐलान ट्रंप ने कुछ देर पहले किया है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे एक पोस्ट की जिसमें उसने जनूबी कोरिया के बारे में बताया कि उनके साथ एक डील हो रही है जिसका वो इंतजार कर रहा है। ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा मुकम्मल हुआ है। आप जानते हैं पाकिस्तान में ये बात चल रही है कि ये पाकिस्तान की कीमती मादनियात ट्रंप को बेचना चाह रहे हैं ताकि जर्नैल ज्यादा अरसे तक पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रह सके, उसको चैलेंज ना करे, उसको अमेरिका बहादुर की सपोर्ट हासिल रहे। लेकिन ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे जो पोस्ट की है उसका तर्जमा मैं आपके सामने रखता हूं। ट्रंप कहता है, हमने अभी पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा मुकम्मल किया है जिसके तहत पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान के वसी तेल के जखायर को तरक्की देंगे। हम इस वक्त उस ऑयल कंपनी के इंतखाब के अमल में हैं जो इस शराकतदारी की क़यादत करेगी। कौन जाने शायद एक दिन वो भारत को भी तेल फरोख्त कर रहे हों। अंदाजा लगाएं, पूरा पाकिस्तान ये समझता रहा कि जर्नैल पाकिस्तान की कीमती मादनियात ट्रंप को बेचना चाहता है, लेकिन जर्नैल वहां जाके ट्रंप को चे बना के आ गया। ट्रंप को कोई तेल के जखायर बेच के आ गया जो आपने आज तक शायद माशरती अलूम में या मुतालिया पाकिस्तान में नहीं पढ़े होंगे। और पाकिस्तान की तरफ से मुआहदा किसने किया था? ये गया था ट्रंप को मिलने के लिए और ये ट्रंप को कोई तेल के जखायर बेच आया। अब मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान में तेल के जखायर सिर्फ ईरान की सरहद पर ही पाए जाते हैं। बहुत बड़े जखायर हैं तेल के पाकिस्तान और ईरान की सरहद पे। वो नीली नीली गाड़ियों में जो ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, इधर से उधर आ जा रहे होते हैं। शायद वहां पे अमेरिका की मदद से एक कंपनी काम करेगी और उन जखायर को तरक्की देगी। वहां पे एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा।